एक गांव में सुंदरलाल नामक एक कंजूस जमींदार रहता था। उनके पास श्याम और भोला नामक दो मजदूर काम करते थे। हद होती है तुम लोगों की। जानवरों के खाने पीने में 2100 चांदी के सिक्के खर्च कर दी, और तुमने खेतों में ऐसा क्या लगवा दिया कि 21 सोने के मुहरे खर्च कर दिए। मालिक, जानवरों को अगर पेट भर चारा नहीं खिलाओगे तो सुबह शाम वो दूध कैसे देगी। और खेतों में गोबर खाद घर से पहुंचाने पड़ते हैं। खेत पर पहुंचाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी पड़ती है मालिक। यदि तुम लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होता ना, तो इतनी फिजूल की खर्चे नहीं होती। देखो श्याम, आज से जानवरों को चराने के लिए तुम जंगल जाओगे। इससे चारे का खर्च भी बचेगा, और जंगल में जानवरों से जो भी गोबर इकट्ठा होगा उसे तुम मोहन लाल के यहाँ धर देना। अब चलो जाओ यहाँ से। भोला भाई, आज से पहले इतना कंजूस सेठ मैंने कभी नहीं देखा। हाँ भाई, मैंने भी इससे पहले कभी नहीं देखा। अजी सुनते हो जी? हाँ भाग्यवान, अभी मैं बहरा नहीं हो गया हूँ जो तुम्हारी बातें को नहीं सुन सकता। सबको मैं सुन सकता हूँ। और वैसे भी एक तुम ही तो हो जो मुझे हरदम सुनाती रहती हो। कहो क्या कहना है। मुझे 4 सोने की मोहरे चाहिए। क्या? सोने के 4 मुहरे किस लिए चाहिए? घर में सारा सामान खत्म हो गया है, और रसोई में भी पूरी तरह से सब सामान खत्म हो गया है। लेकिन भाग्यवान, ये बताओ कि इतना खर्च क्यों, जबकि सब्जियां तो हमारे ही खेतों से आती है। सिर्फ सब्जियां से ही रसोई नहीं चलती। मोहन के पिताजी कई तरह के मसाले का भी उपयोग होता है। नहीं नहीं भाग्यवान, ये सब नहीं चलेगा। तुम खर्चा कम करो। इतना खर्चा करोगी तो कैसे चलेगा। 4 सोने की जगह 2 सोने की मुहरे ले लो। तभी अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। अंदर जाकर देखा तो मोहन मटका तोड़कर दूध पी रहा था। हे भगवान, इसने तो सब तोड़ दिया। कल खाना गिरा दिया था और आज ये दूध से भरा मटका। तुम कितना नुकसान करोगे मेरा। लगता है कि तुम मुझे हलाल करके ही छोड़ोगे। अब नया मटका खरीदना पड़ेगा। मटका खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मटका खरीदनी ही है तो पहले दूध लगाकर बाजार में बेच कर आओ, उससे मटका खरीदना। तब तक नॉन रोटी से ही गुजारा कर लेंगे। इस तरह नॉन रोटी खाने से अच्छा होगा। मोहन के लिए एक अच्छा अध्यापक खोजिए जो इसे सही गलत की परिभाषा समझा सके। तो मोहन को तुम समझाओ ना। इस पे धन खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। इस उम्र में माता पिता की नहीं, बल्कि एक अच्छे अध्यापक की जरूरत होती है। कंजूसी में बच्चे को मत बिगाड़िए, वरना कल बड़ा होकर मोहन आपसे भी बड़ा कंजूस बन जाएगा। उसी गांव में ठाकुर भानु प्रताप सिंह नाम के एक राजा रह करते थे। वो अपने वचनों पर अटल रहते थे। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर भानु प्रताप सिंह से कोई इंसाफ मांगने आता तो उसे खाली हाथ जाना नहीं पड़ता, और इसी कारण से पूरे राज्य में उनकी जय जयकार होती थी। उनके पास अनेक रत्नों में से एक रत्न हीरालाल थे। लोग हीरालाल को ठाकुर भानु प्रताप का दाहिना हाथ मानते थे। उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर था। गांव के सरपंच और इस महल के मालिक को हीरालाल का प्रणाम।
आइए आइए हीरालाल जी, दरअसल हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। इनसे मिलिए, ये है हमारे गांव के जमींदार सुंदरलाल जी। इन्हें अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अच्छे अध्यापक की जरूरत है। अगर आपके नजर में ऐसा कोई अध्यापक है तो बताइए। जी मालिक, मेरे नजर में एक अध्यापक है। मैं उन्हें कल ही जमींदार सुंदरलाल जी के घर भिजवा देता हूँ। बहुत अच्छे हीरालाल, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ये क्या किया नालायक? खाने की थाली में बॉल गिरा दी। तूने तो कपड़ा भी खराब कर दिया। मैं फिजूल के खर्च को बचाने में लगा रहता हूँ और तू उसे नुकसान करने में लगा रहता है। गलती आपकी है। जब आपको पता है कि मैं यहाँ रोज खेलता हूँ तो यहाँ पर खाना नहीं खाना चाहिए। तभी वहाँ पर हीरालाल के भेजे हुए अध्यापक आते हैं। नहीं बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं किया करते। जी आप? जी, मेरा नाम पंडित द्रोणाचार्य है। मुझे हीरालाल ने आपके बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा है। ऐसी बात है तो जिसे आपको पढ़ाना है वो आपके सामने ही है। ये मेरा हर काम में नुकसान ही करता है। बच्चे शरारती ही होते हैं। जमींदार जी, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपके नुकसान का कारण ना बने। तो ठीक है, मैं आपको हर महीने 2 सोने की मुहरे पर रखता हूँ। इस दौरान आपके खाने पीने का प्रबंध भी हमारे तरफ से ही रहेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताइए। हाँ हाँ जमींदार जी, मुझे मंजूर है। किंतु हमें स्वीकार नहीं है। मोहन, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और मित्रगण तुम पर गर्व करें, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि प्रत्येक कार्य का सही समय होता है। खेल के समय खेल का और पढ़ाई के समय पढ़ाई का। मतलब कि अगर हम समय से पढ़ाई करके खेलने जाएं तो आप हमें खेलने दोगे? बिल्कुल, खेल कूद तो बच्चों का अधिकार है। अगर ऐसी बात है गुरुजी, तो मैं पढ़ाई करने के बाद खेलूंगा। पढ़ाई करने के कुछ महीने बाद जब मोहन और पंडित द्रोणाचार्य जी जमींदार से मिलने जाते हैं। पिताजी, क्या मैं खेलने के लिए जाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा। बहुत अच्छे पंडित द्रोणाचार्य जी, आपने तो मेरे नालायक बेटे को एकदम से सीधा कर दिया। यदि आपको मेरी मेहनत दिखाई दे रही है जमींदार जी, तो कृपया करके 2 महीने से रुका हुआ मेरा तनख्वाह मुझे दे दीजिए। जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पंडित जी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। आपको तनख्वाह से ज्यादा तो मैं आपको खिला चुका हूँ। पंडित जी, अगर हिसाब किताब करना पड़े ना तो मुझे आपसे ही धन लेना पड़ जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देते हैं। लेकिन जमींदार जी। देखिए पंडित जी, बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप जा सकते हैं। पंडित जी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। तभी उसकी पत्नी वहाँ आती है। अपने गुरु जी का दक्षिणा हड़प कर अच्छा नहीं किया मोहन के पिताजी। पैसा बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ मोहन की माँ। तुम जाकर रसोई संभालो ना। अगले दिन पंडित द्रोणाचार्य जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह के दरबार में पहुंचते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए मालिक, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहने वाले पहले अपना परिचय दो। मालिक, मैं इन्हें जानता हूँ। ये पंडित द्रोणाचार्य जी हैं। मैं इन्हें आपके ही कहने पर आपके मित्र जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाने के लिए भेजा था। कहिए पंडित जी, आपको किस बात का हिसाब चाहिए? मालिक, मैंने पूरी ईमानदारी से जमींदार सुंदरलाल जी के बेटे को पढ़ाया,
परंतु 2 महीने बाद भी वो मेरा तनख्वाह नहीं दे रहे। अगर ऐसा किया है तो सुंदरलाल ने बहुत ही गलत किया है। हीरालाल, तुम जल्द से जल्द सुंदरलाल को यहाँ लेकर आओ। ठीक है मालिक। प्रणाम मालिक। प्रणाम। आप हमारे मित्र हैं। हमारे कहने पर ही हीरालाल जी ने पंडित द्रोणाचार्य जी को आपके घर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजवाया था, लेकिन आपने क्या किया? 2 महीने के बाद भी इन्हें इनका तनख्वाह नहीं दिया। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। दरअसल बात ये है मालिक, पंडित जी खाते बहुत हैं। जितना ये मेरे बेटे को पढ़ाए नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं इन्हें खिला चुका हूँ। ऐसे समय पे मैं इन्हें तनख्वाह देता हूँ तो मेरा तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा ना मालिक। भानु प्रताप मन में सोचने लगते हैं, यह तो बड़ा विचित्र मामला है। अब तो हीरालाल जी कुछ कर सकते हैं। हीरालाल जी, हम चाहते हैं कि इस मामले को आप ही सुलझाइए। जी मालिक, जमींदार जी के बातों को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ मालिक। इसलिए मैं पंडित द्रोणाचार्य जी के जगह पे एक ऐसे अध्यापक का प्रबंध कर देता हूँ जो शिक्षा देने के बदले ना तो इनसे धन मांगेंगे ना ही अन्न। इस तरह से इनके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। क्या आपको इस बात पर मंजूर है जमींदार जी? मुझे हीरालाल का प्रस्ताव मंजूर है मालिक। तभी जमींदार पंडित द्रोणाचार्य को तनख्वाह दे देते हैं और हीरालाल महात्मा बुद्ध का मूर्ति लेकर आते हैं। ये लीजिए जमींदार जी, ये रहे दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक गौतम बुद्ध ज्ञान के भंडार। आपका पुत्र इससे ज्ञान प्राप्त करेगा तो सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा, जिसके लिए ये ना ही आपसे दक्षिणा लेंगे और ना ही आपका अन्न खाकर आपका नुकसान करेंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया हीरालाल जी। ज्ञान मूर्ति नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति ही बांटता है, और जीवित व्यक्ति को जीने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आज से पंडित द्रोणाचार्य जी को 2 नहीं बल्कि 4 सोने की मुहरें दूंगा। और हाँ, आज से कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए बंद। मुझे आपसे यही उम्मीद थी सुंदरलाल जी। मालिक, आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो आपके पास हीरालाल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति है। इसमें तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इस तरह से सुंदरलाल जी अपने अंदर से हमेशा हमेशा के लिए कंजूसी करना बंद कर देते हैं। ये कहानी सुंदरपुर नामक एक गांव की है, जहां पर सोहन और मोहन नाम के 2 भाई रहा करते थे, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। सोहन का एक बेटा रमेश भी था, जो हमेशा बीमार रहा करता था। दोनों भाई सेठ करमचंद के खेतों में काम किया करते थे। और एक दिन, क्या सोहन मोहन, थोड़ा और मेहनत करो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना धीरे काम करोगे तो कैसे होगा? हाँ हाँ सेठ जी, ठीक है। शाम होते ही अपना पगार मांगने के लिए सोहन और मोहन दोनों ही सेठ के घर जाते हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, कहाँ हो? हाँ हाँ भाई, आ रहा हूँ। क्या हुआ? सेठ जी, आज का तनख्वाह दे देते तो अच्छा रहता। सेठ जी उन दोनों भाइयों को आज के हिस्से में 100 रुपये काट कर दे देता है। ये क्या सेठ जी, हमारे तो 200 रुपये होते हैं, आप बस 100 रुपये दे रहे हैं। आज तुम दोनों इतना ही रखो, बाकी का कल दूंगा, ठीक है? दोनों भाई उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर जाते ही दोनों भाई खाना खाने के लिए बैठते ही हैं कि उसी समय दरवाजे पर एक बाबा आ जाते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। हाँ बाबा, आइए बैठिए, मैं आपका भी खाना निकालता हूँ। और इस तरह तीनों लोग खाना खाने लगते हैं। और खाना खाकर सोहन अपने बेटे रमेश को दवा देने लगता है। तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है बच्चे? बाबा, रमेश को बहुत तेज बुखार आया है
और बुखार की वजह से ये गिर गया था। और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बुखार दिमाग पर चढ़ गया है। तब से ये ऐसा ही रहता है और ना ही कुछ बोलता है और ना ही कुछ खाता है, बस दिन भर सोया रहता है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बाबा, ऐसा ही बात है। क्या करूँ बाबा, इतना पैसे भी नहीं है कि मैं अपने भतीजे को अच्छी डॉक्टर के पास इलाज करा सकूं। तुम चिंता मत करो बच्चे, तुम लोग बहुत ही ईमानदार और साधारण व्यक्ति लगते हो। तुम लोगों की ईमानदारी से मैं अत्यंत ही खुश हुआ। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों के घर के बाहर पेड़ के नीचे एक तांबे का मटका है, उसे खोद कर ले लेना, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सोहन और मोहन घर के बाहर एक पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर देते हैं और खोदते खोदते एक सुंदर सा तांबे का मटका निकलता है। वाह भैया, यह तो बहुत ही सुंदर मटका है। हाँ छोटका, यह तो है। अब दोनों भाई उस बर्तन को अच्छी तरह से धोकर घर ले जाते हैं और उसमें कुछ चावल रखते हैं। उसमें चावल रखते ही चावल 2 गुनी हो जाती है। वाह भैया, यह तो जादुई मटका है। हाँ छुटका, यह तो सचमुच जादुई मटका है। चलो इसमें कुछ रुपये डालते हैं। इतना कहकर सोहन उस मटके में एक 100 रुपये का नोट डालता है और पलक झपकते ही वह नोट 2 नोटों में तब्दील हो जाती है। भैया चलो, इसमें खाने के लिए दाल और चीनी भी डालते हैं, शाम का खाना भी हो जाएगा। हाँ छोटका, चलो इसमें रमेश के लिए कुछ पुस्तक भी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद ही सोहन के घर पर बाबा आ जाते हैं। देखो बेटा, इससे एक दिन में सिर्फ 5 बार ही अपना इच्छा पूरा कर सकते हो, और अगर ज्यादा लालच करोगे तो लेनी के देने भी पड़ जाएंगे। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले सुबह उन्होंने जल्दी से एक सोने के सिक्के को उस जादुई मटके में डाला और वही हुआ, उसका सिक्का 2 गुना हो गया। फिर उन्होंने इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराया और अब उनके पास 16 सिक्के हो गए थे। भाई छोटका, इस सिक्के को तुम संभाल कर रखना। मोहन ने उस सिक्के को एक तिजोरी में रख दिया और धीरे धीरे उसके पास बहुत ही ज्यादा सोने के सिक्के हो गए थे। भैया, अब हमारे पास अच्छे खासे सिक्के हो गए हैं। अब तो हमारा बेटा भी ठीक हो जाएगा और अब हम उसका इलाज बड़े अस्पताल में कराएंगे। हाँ छोटका, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह सोहन और मोहन से मिलने के लिए बाबा आते हैं और उसके बेटे को देखते हैं। बेटा, तुम कब तक सोते रहोगे? अब तो तुम्हें उठना ही पड़ेगा। बाबा के इतना कहते ही रमेश के शरीर में जान आ गई। पापा चाचा, देखो मैं उठ गया, अब मैं चल भी सकता हूँ। यह सब बाबा का कमाल है बेटा, उन्होंने ही हमें क्या से क्या बना दिया। अब सोहन और मोहन करमचंद्र की खेतों में जाना छोड़ दिया था और उन्होंने सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारी जमीनें भी खरीद ली और तो और उन्होंने अपना मकान भी बना लिया। एक दिन सेठ करमचंद्र उसके घर आ गया। अरे भाई, कहीं चोरी किए हो क्या, या कहीं लॉटरी लग गई? अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? नहीं नहीं मालिक, अभी चलता हूँ, अभी बहुत काम है। फिर दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन से ही सेठ चोरी चुपके उन दोनों के कारनामों को देखा और आखिरकार उसने पता लगाया कि माजरा है क्या। और सेठ अपने मन ही मन सोचा कि अब तो यह घड़ा किसी न किसी हाल में हमको हासिल करना ही है। और अगले दिन उस सोहन और मोहन को कहीं जाते हुए देखा और तभी मन में अपने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। सेठ तुरंत वहां से घड़ा चुराने के लिए निकल जाता है और जब सेठ घड़ा चुरा कर वहां से बाहर निकल रहा होता है तभी वहां पर सोहन और मोहन आ जाते हैं। सेठ सोहन और मोहन को देखकर मटका वहीं छोड़कर भाग जाता है। तभी कुछ दूर पर जाकर सेठ जी गिर पड़ते हैं और अचानक वहां पर बाबा पहुंच जाते हैं।
सेठ करमचंद्र, दूसरे के खुशी से जलने वाले कभी दया का पात्र नहीं होते। तुम्हारे पास सब कुछ से भरा पड़ा है, फिर भी तुम्हें उसके परिवार की खुशी देखी नहीं गई। चल हट यहाँ से। तुम्हारे जैसे तैसो बाबा को मैं रोज देखता हूँ। तुम्हें अपने धन पर बड़ा है गुमान है ना? जाओ, आज से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। यह मेरा श्राप है। बाबा के कहने पर सेठ वहाँ से चला जाता है और देखता है कि हमारी फसल में तो आग लग गई है और पूरी फसल नष्ट हो गई है। और एक समय ऐसा भी आता है कि सेठ की सारी संपत्ति भी बिक जाती है और वह दाने दाने के लिए तरसने लगता है। सोहन और मोहन उसका साथ अच्छे से पेश आते थे। उसने सारी बात को भूलकर उसकी मदद की और इस तरह से रमेश और सोहन मोहन एक अच्छी जिंदगी जीने लगे।